हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डीसीजी वायर्स एंड केबल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी कॉपर से रिगार्डिंग यहाँ पे जो केबल्स और वायर्स होते हैं जो नॉर्मली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स में यूज किए जाते हैं, तो वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कौन कौन सी प्रोडक्ट ये कंपनी सेल करती है, तो देखिए कॉपर चिप्स हो गया, पेपर कवर्ड कॉपर चिप्स हो गया। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो मल्टीपल जो पेपर के जो कॉपर के जो कंडक्टर्स होते हैं वो ये कंपनी हमें सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे, तो कंपनी की मेनली हमें 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें कंपनी की नजर आती है। 2 कंपनी की अहमदाबाद में और एक अगर हम यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो एक यूनिट कंपनी की हमें वडोदरा में नजर आती है। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो गुजरात बेस्ड ये कंपनी हमें नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे जो कंपनी की जो कैपेसिटी है, मेरे ख्याल से आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा कोई यहाँ पे चैन है। अगर हम कंपनी के टोटल अगर हम यहाँ पर एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 69 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर भी हमें काम करते हुए नजर आते हैं। और जैसे मुझे लगता है कि अगर यहाँ से अगर कंपनी को और ग्रो करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले टाइम पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे एक बिल्डिंग यहाँ पे कंपनी को बनानी है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को कैपेक्स करना है। तो देखिए मेरे ख्याल से वो कोई कैपेक्स नहीं, अगर आपको कोई बिल्डिंग वगैरह बनानी है तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू आने वाले टाइम पे होगा। कैपेक्स का मेनली मतलब ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर रहे हो, तो उसको अगर आप आने वाले टाइम पे उस प्रोडक्ट को अगर आप सेल करोगे, वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाओगे, तो उसको मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको मेरे ख्याल से कैपेक्स कहा जाता है। लेकिन आप एक नॉर्मली आप बिल्डिंग वगैरह बना रहे हो तो मेरे ख्याल से कोई कैपेक्स वगैरह नहीं होता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग तो है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि मेनली अगर हम देखेंगे जो प्राइस यहाँ पे जो डिनोमिनेटेड होती है उसके पीछे मेन जो कारण होता है वो जो कॉपर के जो प्राइसेस चल रहे होते हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ पे प्राइस डिटरमिन होता हुआ नजर आता है। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो कहने की कॉमोडिटी बिजनेस भी है, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा रहता है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो आईपीओ से रिलेटेड यहाँ पे जो कंपनी का एक्सपेंसिव लगने वाले हैं वो भी कंपनी यहाँ पे आईपीओ के पैसे से हमें यहाँ पे यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पटेल ग्रुप हमें यहाँ पे कंपनी का प्रमोटर ग्रुप यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो हर्षद भाई पटेल जी करके भी एक हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21-22 का डेटा हमारे सामने यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम 2023 की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 54 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने हार्डली 1 करोड़ 72 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया था। तो अगर हम मार्जिन वाइज अगर हम बात करेंगे तो 3-4% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन यहाँ पे कंपनी का था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अभी लगभग 11 महीने में कंपनी ने 76 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने कर लिया है। इसको अगर हम देखेंगे तो अराउंड 7 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू रन रेट हमें यहाँ पे कंपनी का चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 90 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। और इसके अगेंस्ट अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए 8 करोड़ 47 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे जब भी कॉपर प्राइसेस थोड़े भी हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए तो हो सकता है कि उसकी वजह से हमें यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें बढ़ती हुई नजर आई है। तो अगर हम ये साल की अगर हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो ऐसा लगता है कि लगभग 10 करोड़ के लगभग ये कंपनी हमें क्लोज करती हुई नजर आएगी। तो ऑल ओवर देखा जाए तो अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का अच्छा है, लेकिन देखिए मेरे ख्याल से लगभग अगर 3-4 साल का डेटा अगर कंपनी का होता, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट ये लगता है क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे अराउंड 10 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था, फिर ये नंबर अराउंड 37 लाख के लगभग था। तो यहाँ पे 1 करोड़ 72 लाख से सीधा यहाँ पे 8 करोड़ के लगभग ये नंबर में होता हुआ नजर आया है, यानी कि ऑलमोस्ट 5 गुना कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हुई है। तो ये मुझे थोड़ा यहाँ पे रेड अलर्ट नजर आता है। और मोस्टली अगर आप देखोगे एसएमई कंपनी में जब उनके आईपीओ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें इन्फ्लेटेड नंबर्स हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं, तो वो मुझे थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में देख के लगती है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 अप्रैल को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 10 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तो आई थिंक 10 अप्रैल को मार्केट में हॉलीडे, आई थिंक वहाँ पे ईद उल फितर की वजह से आई थिंक मार्केट में हॉलीडे है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आईपीओ में 11 तारीख को भी बंद होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम यहाँ पे प्राइस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 100 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात
बात करेंगे तो 49 करोड़ 99 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 25 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो एचएमई कंपनी के हिसाब से कहीं ना कहीं ये जो रिटेल कोटा है वो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे 1 लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाले, तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 2000 लॉट्स हमें यहाँ पे कंपनी के रिटेल कोटा में नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा है। और अभी अगर हम कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो अभी बहुत सारे आईपीओ में जीएमपी के नीचे लिस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे थोड़ा एक बियॉन्ड पॉइंट एक बड़ी साइज का एसएमई आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो आपको 15 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 15 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 16 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम वैल्यूएशन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हम वैल्यूएशन के बारे में बात करने वाले, देखिए अराउंड 180 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस साल की अगर हम अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10 करोड़ के लगभग की अर्निंग यहाँ पे कंपनी की होगी। तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 18 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो ना तो ज्यादा कॉस्टली है लेकिन कोई सस्ता वैल्यूएशन भी नहीं है, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे जो मेन जो कॉपर जो कमोडिटी है उसके हिसाब से यहाँ पे कंपनी की अर्निंग डिसाइड होगी। अगर कल तो अगर रातों रात अगर कॉपर का दाम अगर 20% अगर गिर जाएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको 20% नीचे बिकना पड़ेगा, और वहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू एकदम से 20% अगर गिर जाएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें गिरती हुई नजर आएगी। तो एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से 15-20 से ज्यादा का पी रेशियो ये कंपनी को मिलना चाहिए। तो पी एक्सपेंशन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा पी एक्सपेंशन का स्कोप नजर नहीं आता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये कि अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 50 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज है यहाँ पे कंपनी का, और वहाँ पे कोई क्यूआईबी कोटा नहीं है, एंकर कोटा नहीं है। तो जब यहाँ पे ऐसी कंपनीज की लिस्टिंग होती है तो वहाँ पे मार्केट में मोस्टली जितने भी यहाँ पे एचएनआईज और जो रिटेल है वो सारे अपने शेयर बेचने को आते हैं, और वहाँ पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग बायर अगर अवेलेबल नहीं होता है तो वहाँ पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी हो जाती है तो ऐसी कंपनीज को 15-20% नीचे लिस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब आराम से ये कंपनी 15-20% नीचे लिस्ट हो जाती है। अगर हम रिसेंटली अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो एमवीके एग्रो करके एक कंपनी थी जो लगभग 60-65 करोड़ के लगभग का उसका आईपीओ था, और आई थिंक अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे 25-30% के लगभग उसका ग्रे मार्केट हमें इंडिकेट करा था, लेकिन अगर हम उसकी लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे 40% वो कंपनी हमें नीचे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और आपको हैरानी नहीं होगी, लेकिन इसका जो अगर हम लीड मैनेजर की अगर हम बात करेंगे तो जो एमवीके एग्रो का जो लीड मैनेजर था इंटरेक्टिव करके कोई लीड मैनेजर है, तो वही हमें यहाँ पे वो लीड मैनेजर सेम लीड मैनेजर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और उसके अलावा अगर आई थिंक जो मार्केट मेकर था वो भी ये कंपनी का भी वो सेम मार्केट मेकर है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से देखा जाए तो थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। और अगर बाई चांस अगर इनका जीएमपी अगर 20-30% भी अगर आ जाता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव लिस्टिंग के चांस रहेंगे। और रिस्क टू रिवॉर्ड में अगर हम देखेंगे तो मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं लगता कि यहाँ पे डिमांड काफी ज्यादा रहेगी, यानी कि 20-30% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आएगी। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा कम है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसको अवॉइड करना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली ये आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ। दोस्तों मैं करता हूँ कि डीसीजी केबल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।